सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफसीएच द्वारा आयोजित वेबिनार के इस 806वें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के वेबिनार का आरंभ हम लोग शुरू के 1 मिनट मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारी आज की मेहमान और वक्ता डॉक्टर नेहा कथुरिया भटनागर मैम हैं। डॉक्टर नेहा होम्योपैथी में एमडी होने के साथ साथ योगा में एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की उपाधि से सम्मानित हैं। इन्होंने चाइल्ड हेल्थ, फीमेल हेल्थ, गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्किन एलर्जी, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, जॉइंट, एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज में स्पेशलाइजेशन प्राप्त किया है। ये पूर्व में आयुष में योगा कंसल्टेंट रह चुकी हैं और ये एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में विजिटिंग फैकल्टी हैं। वर्तमान में ये डॉक्टर नेहा सीनियर होम्योपैथ एंड योगा कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। इनका क्लिनिक नोएडा के सेक्टर 74 में है और डॉक्टर नेहा कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रह चुकी हैं, जिनमें चिकित्सा रत्न अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड, वुमेन ऑफ इंस्पिरेशन, प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड सम्मिलित है। मैं डॉक्टर नेहा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपना ज्ञान और अनुभव हमसे साझा करें। ओवर टू। नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले साहनी सर को, इस प्लेटफॉर्म को, आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म को, कि आपने मुझे आमंत्रित किया। इट इज एन ऑनर फॉर मी एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन मैम। हम आज का जो सेशन है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी। उससे पहले एक कंसंट्रेट करने के लिए हम सिंगल ओम उच्चारण, तत्पश्चात हम गायत्री, एक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का चांट करेंगे, जस्ट टू चैनलाइज, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो योग से रिलेटेड है। तो योग को समझने के लिए उसकी एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। आई विल शेयर द पीपीटी। हाँ जी, नमस्कार फिर से एक बार सबको। कंसंट्रेट करते हुए आंखें बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास। कंसंट्रेट कीजिए अपने श्वास की ओर, अपने मन को एकाग्र करते हुए सिंगल ओम उच्चारण। ओम। शांति शांति शांति। इसी के साथ एक मंत्र जाप। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों को ऐसे रब कीजिएगा, अपने फेस पे लगाएं और धीरे से आए, अपनी ऊर्जा को लेते हुए अपने गुरुओं को, अपने परमात्मा को, अपने ईश्वर को, अपने पेरेंट्स को नमन करते हुए ये क्रिया आज जो है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम और समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है योग के बारे में, एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि हम इसे होम्योपैथी को लेके, जितने भी होम्योपैथ्स हैं, जितने भी लेजेंडरी एंड सीनियर होम्योपैथ्स आर विद मी, एंड उनको नमन करते हुए एक न्यू कॉन्सेप्ट में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंटीग्रेट करता है योगिक कॉन्सेप्ट्स में होम्योपैथिक प्रैक्टिस, स्पेशली रिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। हम कैसे कार्य करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो अभी हमने योग दिवस मनाया। हमने जब योग दिवस मनाया तो आज ये योग दिवस की हिस्ट्री कहाँ से है? ये योग दिवस की हिस्ट्री है जब 11 साल पहले हमारे मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने 2014 में 27 सितंबर को यूएन में एक प्रपोजल रखा था योगा डे को लेके। वहां पर 177 नेशंस ने उसको रजामंदी दी थी, साइन किया था, और उस दिन से 21 जून 2015 से शुरुआत हुई पहले योग दिवस की। मैं लकी हूं कि मैं उस योग दिवस का पार्ट रही हूं। वहां पर हमने जनपद पे अराउंड मोदी जी के साथ उस परफॉर्मेंस किया था। उस दौरान मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा में थी।
और ये जो क्रिया हम इंटरनेशनल योगा डे आज हम मनाते हैं, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, हम उसको एक समझते हुए। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, ये हर रोज का फेस्टिवल है। योग को समझने के लिए हमें उसको रोज जीना होगा, उसकी हर एक पहचान को जीना होगा, उसकी एक प्रिंसिपल्स को जीना होगा, वो एक हमारा जीवन शैली का पार्ट होना चाहिए, हर दिन योग दिवस मनाना चाहिए। लेके चलते हैं हम हेल्थ की ओर, बिकॉज हम मेंटल हेल्थ की तरफ बढ़ रहे हैं योग को समझते हुए। तो सबसे पहले हेल्थ की डेफिनेशन है। हेल्थ की डेफिनेशन हम सबको पता है, डब्ल्यूएचओ ने हमारे डिफरेंट पैरामीटर्स में स्वास्थ्य की डेफिनेशन, जहां पर सिर्फ बीमारी का हटना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक रूप को पूरी तरह से स्वास्थ्य और सुखी होने की स्थिति ही हमारी हेल्थ की स्थिति है। 1948 के अंदर जब हेल्थ की डेफिनेशन थी, तब हमारा स्पिरिचुअल पैरामीटर, जो आत्मिक पैरामीटर था, वो नहीं था। 1990s के बाद, स्पेशली 1992, इट वाज एडेड व्हेन वी से कि स्पिरिचुअल वेलबींग होना भी बहुत जरूरी है हेल्थ की सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए। ये हम इन्होंने 90s में बोला, हम योग शास्त्र में 5000 साल पहले से बात कर रहे हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल का कॉम्बिनेशन। तो ये नया नहीं है, ये नया मॉडर्न साइंस के लिए है, मगर आयुर्वेदा, योग और हमारे शास्त्र, हमारे वेदास के अकॉर्डिंग हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट शुरू से प्रेजेंट था। इसके बाद मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं। तो मेंटल हेल्थ की वेलबींग क्या होती है? मेंटल हेल्थ की वेलबींग होती है कि हम अपने अपनी क्षमताओं को समझें, अपने आप को पहचाने कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, हमारी वेलबींग है, हम सोशलाइज कर सकते हैं, हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपनी ओन एबिलिटीज को समझना, नॉर्मल एक्टिविटीज को बिना स्ट्रेस के करना। हम कैसे एक पेशेंट को जनरलाइज करते हैं कि मेंटली ये स्टेबल है, नहीं है, थोड़ा लो मूड चल रहा है, डिप्रेशन में तो नहीं आ रहा है, एंग्जाइटी तो नहीं आ रही है। एज अ फिजिशियन हम ये सब नापतोल करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन डिसाइड करते हैं। इसी को ही हम मेंटल हेल्थ विंग में जब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी वो जीवन शैली नॉर्मल जी पा रहा है कि नहीं, सामान्य कार्य कर पा रहा है कि नहीं, अपना योगदान दे पा रहा है कि नहीं, अब सोसाइटी में अपनी एबिलिटीज प्रूव कर पा रहा है, प्रोडक्टिव है या नहीं है, या उसकी उसकी प्रेजेंस फ्रूटफुल है या नहीं है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच इज देयर इन द मेंटल हेल्थ, जो कंसिडर कराते हैं कि ये हमारी मेंटल हेल्थ की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल है। यही पैरामीटर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब आता है योगिक स्टेट ऑफ हेल्थ। जब योगिक स्टेट ऑफ हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो योगिक स्टेट ऑफ हेल्थ के अंदर हम ये डेफिनेशन आयुर्वेदा के हिसाब से भी है। इसको हम बोलते हैं समदोषो संगिच्छ च सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात मंद्रिय मनः स्वस्थेय अति इभेक्ति। इसका क्या मतलब है कि हमारा बैलेंस किसका, जो हमारा वन हु हैज एस्टैब्लिश्ड द सेल्फ, हमारे बैलेंस ऑफ दोषास अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा एंड योगा कॉन्सेप्ट, हमारे अंदर बैलेंस होना चाहिए वात पित्त कफ के दोष होने थे। ये वात पित्त कफ का बैलेंस, बैलेंस ऑफ अग्नि। आपने आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आजकल गट हेल्थ को लेके बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एंजाइटी हो रही है तो गट हेल्थ है, डिप्रेशन है तो गट हेल्थ है, पार्किंसंस आ रहा है तो कुछ गट हेल्थ है। ये कॉन्सेप्ट नया आ गया है कि अब नाउ द मॉडर्न पीपल, मॉडर्न साइंस पीपल आर आल्सो बिलीविंग कि गट हेल्थ अगर ठीक रहेगी तो हमारा मेंटल हेल्थ भी बेटर रहेगा। और ये आयुर्वेदा में बहुत हजारों साल, 5000 साल पहले मेंशन कर दिया गया था। The one who established in self, who have balanced doshas, balanced agni and properly formed dhatus। अब ये धातुस क्या है? हमारे एलिमेंट्स हैं, हमारे अंदर के जो हमारे इट कैन बी हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स इन सिक्रीशंस, ये सब बैलेंस स्टेट में है। प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ मलास, हमारे शरीर से गंदगी, मतलब हमारे मल धातु, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट हैज टू बी बैलेंस, नो कॉन्स्टिपेशन, नो डायरिया, इट हैज टू बी मल हमारा जो है वो बहुत ही स्टेबल हो। अगर ये पैरामीटर्स हैं एंड प्लस हुज माइंड, सोल एंड सेंसेस आर फुल इन ब्लिस, हमारा क्या है, शारीरिक और सभी क्रियाएं सही चल रही हैं, मानसिक क्रियाएं सही चल रही हैं, और हमारा मन, आत्मा और इंद्रियां खुश है। इंपॉर्टेंट क्या है? खुश है। देन इट इज कंसिडर्ड एज अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड, हेल्दी स्टेट ऑफ अ पर्सन। अब आप ये कैटेगरी समझिए, हेल्थ की स्थिति को अचीव करने के लिए ये हमारे पैरामीटर्स हैं अकॉर्डिंग टू द योगा कॉन्सेप्ट, कि हमारे दोष, हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारे धातुस
प्रॉपर एलिमिनेशन ऑफ मलास एंड प्रॉपर बायोलॉजी, हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, वो बैलेंस स्टेट में चल रहे हैं, तो देन वी कंसिडर दैट इज अ हेल्दी स्टेट। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, योग। अब आज हम जुड़े हैं ये नए से टॉपिक के साथ, मेरे साथ बहुत डिग्निटरी होम्योपैथ्स हैं, सबको नमन करते हुए मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऑफ माय योगिक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सिंस द इयर्स, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन मोरारजी देसाई मिनिस्ट्री में। वहां पर हम योग के बारे में, योगा थेरेपी के बारे में अपने पेशेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते थे, एंड वो मुझे हेल्प किया जब मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस साथ में करती हूँ, हाउ आई कोरिलेट बोथ ऑफ देम। दैट इज द जर्नी आई वांट टू शेयर विद यू, कि ये पॉइंट्स अगर आप एज अ प्रिस्क्रिप्शन अपने माइंड में रखेंगे टू एनालाइज द माइंड। हम होम्योपैथी में बहुत अच्छा माइंड समझते हैं, बहुत अच्छी केस टेकिंग करते हैं, सिमिलरली बिकॉज योग एंड होम्योपैथी दो बोथ कम इन आयुष सेक्टर, holistic individualized treatment and holistic treatment, which is very important to change the perspective of the mind। अब योग क्या है, बहुत कॉमनली सब लोग योग को समझते हैं कि योग एक एक्सरसाइज है, किसी से भी पूछो योग एक एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगा मेडिटेशन है, योग सिर्फ ध्यान लगाना है। एक्चुअली जो लोग योग और मेडिटेशन को अलग समझते हैं, तो मैं आज ये मिथ आपको प्लीज ब्रेक करती हूँ। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, अकॉर्डिंग टू द टेक्सचुअल नॉलेज ऑफ योगा, योग के अंदर ही मेडिटेशन आता है, उसको हम ध्यान कहते हैं। ये स्टेजेस है, 8 स्टेजेस में से एक स्टेज है ध्यान स्टेज। हम कभी भी ना लिखे एज अ प्रिस्क्रिप्शन योगा कर लीजिए और मेडिटेशन कर लीजिए, आप योग कीजिए, योग के अंदर ही एक अंग है मेडिटेशन। बहुत हमको योग को समझने के लिए उसके अंदर परिवर्तन, स्टार्टिंग फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल स्पिरिचुअल लेवल पे, हर लेवल पे आता है। ये जर्नी है कहां से, बाहर से अंदर की ओर की जर्नी है, अपने आप को समझने की जर्नी है। हम योग में सेल्फ एनालाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमें ये समझना है कि योग क्या करता है, आपको जोड़ता है। ये शारीरिक रूप से आपको सिर्फ तंदुरुस्त नहीं बना रहा है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे आसन कर लिए, बहुत एडवांस पोजेस कर लिए, तो हो आप, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, लोग यहीं तक आके खुश हो जाते हैं। बट एक्चुअली ये नहीं है, ये एक छोटा सा पार्ट है। आसन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हमारे अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, मगर इंपॉर्टेंट क्या है, योग को समझना। तो योग क्या है, योग एक जर्नी है। इसका इसका मीनिंग संस्कृत वर्ड से आया युज। युज मतलब यूनियन, किसका यूनियन, मन का, बॉडी का और स्पिरिट का, इन तीनों का कनेक्शन। और आप क्या कह सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में, कि योग जो है कनेक्शन है उस कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस के साथ परमात्मा की कॉन्शियसनेस, आर कॉन्शियस विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस। जब कनेक्ट हो जाता है, हमारे महावाक्यास में, उपनिषद में लिखा होता है अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, जब वो स्थिति आ जाए मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, मैं उसका अंश हूं, तब योग की स्थिति का एम आता है, तब योग को जीने का मेन केवल्य, मतलब व्हाट इज द एम ऑफ योगा, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां क्या हुआ, योग इंक्लूड कर रहा है हमारा डिसिप्लिन, हमारे फिजिकल पोस्चर्स एंड ब्रीदिंग को प्राण कंट्रोल करना, प्राणायाम, एंड देन कम्स द मेडिटेशन और धारणा, ध्यान, समाधि, आगे डिस्कस करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द पतंजलि ऋषि, अब पतंजलि ऋषि, ये एक और मिसकंसेप्शन है, जो लोगों को लगता है कि पतंजलि ऋषि इज द फाउंडर ऑफ योगा। नो, आई एम सॉरी, पतंजलि ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि थे, मगर उन्होंने कंपाइलेटरी वर्क किया था। ही हैज डन द कंपाइलेशन ऑफ योगिक सूत्र, योगिक, जहां जहां योग का के सूत्र, योगा के बारे में इंफॉर्मेशन थी हमारे वेदास में, स्पेशली इन ऋग्वेदा, हमारे भगवत गीतास में, हमारे उपनिषद्स में, हमारे पुराण्स में, हमारी डिफरेंट ग्रंथ्स में, जब योग को कंपाइल करते हुए उन्होंने एक बुक लिखी थी, विच इज, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, बट सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स थी उनकी 4 चैप्टर्स ऑफ फ्रीडम, मतलब हमारे 4 चैप्टर्स दिए थे उन्होंने। पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, इसके अंदर योग सूत्र, सूत्र मतलब होता है धागा, धागा मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, एक चीज से हम दूसरी ओर जाते हैं, जैसे माला जपते हैं ना, हम माला क्यों जपते हैं, अपने कंसंट्रेशन के लिए। इसी तरह से उन्होंने सूत्र लिखे थे 196 सूत्रस, जिसमें 4 चैप्टर्स थे। उन 4 चैप्टर्स के अंदर समाधि पाद, साधना पाद, विभूति पाद, केवल्य पाद, ये 4 चैप्टर्स थे। उसका फर्स्ट चैप्टर में सेकंड जो श्लोक था वो है कर योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योगस्य चित्त वृद्धि मतलब योग से हमारी, दिस इज द डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ योग। योग से क्या होता है, चित्त मतलब हमारे कॉन्शियस,
हमारी मन चित्त की वृत्तिज, मतलब ऑसिलेशंस, वृत्तिज को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, बट आप इसको समझे, जैसे हम एक पत्थर लेते हैं, पत्थर को पानी में डालते हैं तो ऐसे सर्कल्स बनते हैं। ये जो सर्कल्स जो बनते हैं ना, ये हमारी माइंड की वृत्तियां हैं। इसी तरह से हमारा माइंड अलग अलग चीजों की वृत्तियां बनाता है, एक कॉन्सेप्ट्स बनाता है, अंडरस्टैंडिंग्स लेता है। उनका निरोध, मतलब निरोध का मतलब होता है स्टॉप। निरोध का मतलब इसमें इस टाइम पे कंटेस्ट में बोलते हैं कंट्रोल करना, स्टॉपिंग करना, मेंटल मॉडिफिकेशंस। तो योग जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो हम अपने माइंड की जो एजिटेटेड थॉट्स हैं या हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं या हमारी जो वृत्ति जो हमें डिस्टर्ब करती है, टू रीच अप टू मोक्ष, टू रीच अप टू कैवल्य, उसको कंट्रोल करना एक जर्नी है। योगा इज एन एक्सपीरियंशियल नॉलेज, इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल नॉलेज। आज जो हम बात कर रहे हैं ये थ्योरी है, मगर जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो योग की एक और डेफिनेशन है भगवत गीता। भगवत गीता, कृष्णा ने जब गीता दी अर्जुन को, वो क्यों दी? क्योंकि उसका माइंड स्थिर नहीं था, वो उस कर्म को समझ नहीं पा रहा था, वो अपने अपने राइट्स को समझ नहीं पा रहा था। तो जब भगवत गीता में कर्म योग की बात करी गई, योग के सर बहुत सारे स्कूल्स ऑफ योगा है, फिलोसफीज ऑफ योगा है। स्कूल्स ऑफ योगा में सबसे कॉमनेस्ट स्कूल्स जो आप ज्यादातर सुनते हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग। जब ये योग और राजयोग, इस तरह से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा हैं। लोग उस अपनी चॉइसेस के हिसाब से, अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से अपने योग को समझते हैं और उसका उनकी जर्नी होती है। तो कोई कर्म योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है, कोई ध्यान योग करता है, आगे कैसे बढ़ना है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। आज के टाइम में और कलयुग के हिसाब से दो योग सबसे ज्यादा कॉमन है और तरीके से किए जा सकते हैं, जिसमें हम कहें कि हम स्थिरता कैसे बढ़ते। अब हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते बिकॉज वी आर डूइंग नॉर्मल एक्टिविटीज, हम अपना क्लिनिक करते हैं, घर देखते हैं, नॉर्मल अर्निंग करते हैं, हमारा नॉर्मल रूटीन है। तो हम कैसे योग के साधक बने? हम योग के साधक बन सकते हैं दो तरीके से, कलयुग के हिसाब से, आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सबसे पहले है कर्म योग और दूसरा है भक्ति योग। कर्मयोग, यहां आता है कर्मयोग की डेफिनेशन, योग कर्मासु कौशलम। व्हाट इज दैट मीनिंग? इट इज द मीनिंग स्किलफुल इन एक्शन इन योगा। क्या करना? आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर अभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं और मैं अपना 100% देके आपको उस लेक्चर को ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेस्ट आपको दे सकूं, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम मेरे लिए निकाल के आए हैं, तो आपने क्या किया? अपना 100% दिया। तो इट मीन्स कि आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, हर मिनट हर पल हम एक्शन कर रहे हैं, वो स्किलफुल हो, प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो, ऑनेस्ट हो, हर तरीके से हम उसमें प्रोडक्टिविटी लाएं, ना कि नेगेटिविटी लाएं, ना कि किसी को हार्म करें, और इसके साथ फ्रूट्स अटैच ना करें। हम फ्रूट्स क्या अटैच करते हैं? एक नॉर्मल है, हम पेशेंट देखेंगे, पेशेंट से पैसे लेंगे, दैट इज द फ्रूट वी आर टेकिंग इट। बट दिस इज द कर्मा। we for survival we have to do some things, but greediness and expectations has to be less. the कर्म योग में क्या है? अपना कार्य करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा फल ऊपर वाला आपको खुद देगा, अब वो तुम्हारा कर्म लिखा गया जो तुमने कार्य किया। तो कर्मासु कौशलम मीन स्किलफुल एक्शन, right with all the dedication, discipline and sincerity what you have done it. Next comes भगवत गीता के हिसाब से एक और डेफिनेशन है योग की जो वर्णन की गई है, वो है समत्वम योग उच्यते, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज द योगा। क्या बैलेंस? क्या बैलेंस हम बात कर रहे हैं? हम बैलेंस की बात कर रहे हैं अपने शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल और सोशल जो हमारे एस्पेक्ट है उनका बैलेंस। सबसे पहले हम शारीरिक की बात करते हैं, बैलेंस करते हैं। क्या हम हेल्दी स्टेट में हैं? क्या हमारे ऑर्गन्स सही काम कर रहे हैं, बैलेंस काम कर रहे हैं? जो हमने हेल्थ की डेफिनेशन की कि हमारे सारे सिस्टम्स बैलेंस में, हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मेंटल बहुत ज्यादा ना खुश ना उदास, हर छोटी चीज में ओवर एक्साइटेड हो जाना या हर छोटी चीज में ओवर सैड हो जाना, ये सिचुएशन जो है वो बैलेंस की स्थिति नहीं है। ओवर सेंसिटिवनेस हो जाना किसी भी चीज को लेके, तो ये जो बैलेंस स्टेट है ये योग सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि हमें न्यूट्रल कैसे रहना है, हमें हर सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इक्वल कैसे रहना है और आगे प्रोडक्टिव रहना है। अब आप ओवर सैड हो जाए, अगर किसी का
कोई भी लॉस हो जाए, चाहे फाइनेंशियल है या पर्सनल लॉस है, किसी की डेथ हो जाए, तो हम उससे बाहर नहीं निकल पाते, देन इट कम्स अ डिप्रेशन, देन इट कम्स एन एंजाइटी एंड साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बैलेंस, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो योग हमको क्या सिखाता है? हमें टेक्निक्स देता है कि तुमको बैलेंस कैसे बनाना है, माइंड का बैलेंस, शारीरिक बैलेंस। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर ओवरवेट हो जाएंगे तो भी बैड, अंडरवेट हो जाएंगे तो भी बैड है। बैलेंस अकॉर्डिंग हम बीएमआई क्यों निकालते हैं? कि बैलेंस है जी, हमारी हाइट वेट के हिसाब से इतना रहना चाहिए। सो ये जो चीजें हम आजकल मॉडर्न साइंस में सुन रहे हैं, ये हमारे हमारे बहुत ही शानदार तरीके से आयुर्वेदन योग में मेंशन किए गए हैं 5000 ईयर बैक। एम ऑफ योग क्या है? आई होप आप मेरी चीज को, आप योग के अंदर घुसते चले जा रहे हैं, समझते चले जा रहे हैं कि योग का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जो एम ऑफ योगा है, अगर कोई कब से पूछे ना एक एम ऑफ योगा क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम योगा क्लासेस के अंदर आप लोग जी मेरा ना वेट गिरा दो, जी मेरा आप ना यहाँ से फैट रिड्यूस कर दो, फेशियल फैट रिड्यूस कर दो, ग्लूटियल फैट रिड्यूस कर दो, एब्डोमिनल फैट रिड्यूस कर दो। मैक्सिमम 90% पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। सब लोग यही बात करते हैं, बट एक्चुअली एम ऑफ योगा इज टू रीचिंग अप टू कैवल्य। कैवल्य क्या? कहा? मोक्ष। जो ये विश्व सर्कल है ना, आत्मा का बार बार आना जाना, विश्व सर्कल, 84 लाख जूनों का विश्व सर्कल, उसको ब्रेक करना इज योगा। योगा इज द ओनली वे टू अटेन द कैवल्य। योग के डिफरेंट पाथ्स से ही आप परमात्मा तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो इस विश्व सर्कल में सिर्फ पड़े रहेंगे, करते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, कर्म बनाते रहेंगे, संस्कार बनेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। ये हमारा जो डब्बा है ना कर्मों का, वो कभी खत्म नहीं होगा। योग ही है एक तरीका जो आपको ऊपर इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं देगा, अगर आपने इस जन्म में उस परमात्मा में लीन होना समझ आ गया, लीन होना आ गया, और वो जर्नी पे आप चल दिए। तो ये क्या करता है? हमारे कर्मों, ये हमारी अवस्था है, एक अवस्था है जहां पे हमारा ये कर्म का जो सर्कल है उसको ब्रेक करता है। तो कैवल्य, अल्टीमेट फ्रीडम या पूर्ण स्वतंत्रता, कैवल्य भी बोलते हैं, मोक्ष भी बोलते हैं, अटेनमेंट टू द पुरुषा, एंड ऑफ, कि हमने अपने परमात्मा में लीन हो जाना है। योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम माइंड की तरफ आ रहे हैं, हमें ये समझना है कि मेंटल स्टेट के लेवल पे ये कैसे आगे हमारा कर्म करता, हमें माइंड कैसे हेल्प करता है, योगिक कॉन्सेप्ट्स कैसे हेल्प करते हैं होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस और होम्योपैथिक स्टडी करने के लिए। अंतरकरण, इंटर इंस्ट्रूमेंट्स, हमारा जो माइंड है वो किन से बना है? मनस से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से। अब मैं बोलूं आई एम डॉक्टर नेहा, आई एम डॉक्टर नेहा के अंदर क्या क्या किस चीज से हम बने हैं, हमारा ये स्थिति हमारा बना कैसे, हमारा ब्रेन कैसे, वी आर रिकॉग्नाइज विद आवर थॉट्स, वी आर वर्बल थॉट्स, वी आर प्रेजेंस, वी आर इंटेलिजेंस, वी आर वर्किंग। हमारे स्टडीज से हमारा एक एग्जिस्टेंस बनता है। वो एग्जिस्टेंस कैसे आया? मनस, थिंकिंग पार्ट, जहां पर हमारी इंद्रियों से हम समझे कि हाँ, हमने क्या किया? थिंक किया। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जर्व किया कि ये ठंडा है, गर्म है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारे माइंड की थिंकिंग एबिलिटीज बनाती हैं। दूसरा आता है चित्त। अब जो मैंने माइंड से रिसीव किया, अब मैंने लर्निंग की 5 इंद्रियों से कि ये ठंडा है, गर्म है। हम छोटे बच्चे को कैसे सिखाते हैं ना, बेटा दिस इज हॉट, ये गर्म है, ये ठंडा है, देखो दिस इज लाइट, दिस इज फैन। अब वो क्या कर रहा है? सेंसुअल नॉलेज, आपके ऑडिटरी नॉलेज, आपकी हियरिंग नॉलेज, उससे क्या हुआ? उसका माइंड थिंकिंग एबिलिटी हुई। चित्त क्या करता है? उसको स्टोर करता है, उसको मेमोरी बनाता है। तो ये क्या करता है? हमारी जितनी भी, अब हमने एक एक्सपीरियंस ले लिया, अब हमें समझ आ गया दिस इज हॉट, दिस इज कोल्ड, दिस इज बैड, दिस इज नाइस। हम ये सारी चीजें कैसे अपनी अपने इंसिडेंसेस को अपने इंद्रियों के थ्रू हमने चिंतन लिया, फिर हमने उसको मेमोरी में डाला। मेमोरी के बाद हमने इंटेलेक्ट, आता है बुद्धि। बुद्धि आ गई। बुद्धि क्या करती है? ये गलत और सही का वो करती है, गलत और सही। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बच्चा है, ठीक है, हम उसको शुरू में सिखाते हैं, हम उसको लेके गए नदी के पास, ठीक है, और हम उसको बोल रहे बेटा दिस इज वाटर, देखो ये रिवर है, ये वाटर है ना, देखो टच करो कैसा है, लिक्विड है, ठंडा है। एंड देन आपने उसको साथ में ये बताना है बेटा अंदर नहीं जाना, ये बहुत डीप है, ठीक है, इससे चोट लग सकती है, इससे हम गिर सकते हैं, हम खो सकते हैं, हम मर सकते हैं। हम ये छोटे बच्चों से बचपन से सीखते हैं, और हमने सोसाइटी में भी इंसिडेंट्स किए। तो जब हम स्विमिंग पे जाते हैं तो हम, या इस तरह की कहीं एक्टिविटी में जाते हैं, तो हमारी बुद्धि क्या कहती है? नहीं यार ये बहुत डीप है,
ये डीप है, मैं यहाँ नहीं जा सकती, या मैं नहीं जा सकता, ये बेटर है कि मैं ये ना जाऊँ। तो हमारा इंटेलेक्ट डिसाइड करता है ना, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। ऐसे ही लोगों में भी हम राइट डिसीजन एंड रॉन्ग डिसीजन, दिस इज बैड पर्सन, दिस इज नाइस पर्सन। हम आजकल छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच सब सिखाते हैं। ये गुड टच बैड टच क्या है? उनके इंटेलेक्ट को जगाना। ठीक है, इसी तरह से बुद्धि, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट हम आजकल क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, विच इज वेरी न्यू। एंड कुछ इयर्स में ही हमने साइकोलॉजी को इतना, फ्रॉइड सर ने किया। मगर आप सोचिए पतंजलि योग सूत्र में ये जितने भी रेफरेंसेस हैं, आई हैव टेकन इट फ्रॉम द पतंजलि योग सूत्र, mentioned years back. And अहंकारा, that is called the controlling mind. Controlling mind मतलब ईगो। अब यहाँ ईगो क्या है? हम इड ईगो पढ़ते हैं। हमारे तीन हैं, इड ईगो एंड सुपर ईगो। इड ईगो एंड सुपर ईगो, ईगो इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज माई आइडेंटिटी? यहाँ पे जितने लोग हैं, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। तो ईगो को कंट्रोल करना, यहाँ आता है अहंकार, मैं की भावना। मेरे को चोट लग गई, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, आई हैव, मुझे भूख लगी है। अहंकार ये बताएगा, ये ईगो बताएगा आपके एग्जिस्टेंस के बारे में। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, जब ये तीनों चीजें आपकी मिल जाती हैं, तब जाकर आपका बनता है माइंड का कॉन्सेप्ट, योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, यहां पर बनता है माइंड। अब अपने माइंड को रिस्पेक्ट करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब माइंड के कॉन्सेप्ट को हमें रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब हम क्या अपने माइंड में डाल रहे हैं, और क्या हम अपने माइंड में स्टोर करके रख रहे हैं, और क्या उसको उससे हम अपनी सिचुएशंस को बढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप ये सोचिए। अब हम कहते हैं ना, हमें क्या रिसीव करना है। अब हम अपने अब हम अपने स्टूडेंट्स को, या आप अपने बच्चों को ये चीज बोलते हैं, बेटा ये मत देखो, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ये वाले सीरियल्स आपको बहुत एग्रेशन दे सकते हैं, सैड दे सकते हैं। अच्छी चीज लर्न करो, अच्छी चीज देखो। तो हमें ये डिसाइड करते हैं बुद्धि से कि हमें अपने माइंड में क्या चीजें डालनी है और किस चीजों को ट्रैश में डाल देना है। इसी को बोलते हैं डिटॉक्स करना। हम रिसीव तो बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आपको डिसाइड करना है कि आपको इसके अंदर क्या रखना है। क्या उसको डस्टबिन बनाना है, या उसको एक डिवाइन एनर्जी बनाना है, डिवाइन, एक प्योर, एक एक प्योर प्लेस बनाना है। तो रिस्पेक्ट द माइंड, अपने अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को एक दिव्य, मतलब डिविनिटी की तरफ लेके जाइए, प्योरिटी की तरफ ले जाइए, परमात्मा के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने कर्म पे काम कीजिए। और दिमाग को कचरा रखना है या उसको बहुत ही सुंदर जगह बनाना है। साथ में कहते हैं अपने आप को समय समय के साथ डिटॉक्स करना चाहिए। हमको क्यों ब्रेक चाहिए, हमें क्यों सेल्फ एनालाइजेशन चाहिए। हम कहते हैं ज्यादातर होम्योपैथ्स में हम जब केस टेकिंग लेते हैं, तो हम कई बार जब उनके रूट कॉजेस की तरफ वर्क कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें काउंसिल भी करते हैं। तो योग में भी काउंसलिंग है। तो जब हम उन्हें काउंसिल कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं ना, आप शांत मन में एक कमरे में बैठिए और एनालाइज कीजिए कि क्या आपको सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, व्हाट आर द गुड पॉइंट, व्हाट आर द बैड पॉइंट। तो ये क्या है? सेल्फ एनालाइजिंग, सेल्फ स्टडी। तो जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं कि इज दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट और इज दैट पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट को समझते हैं। अब आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड, जो मैंने आपको बताया था, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। चित्त क्या है? चित्त, अब यहाँ पे पहले चित्त को समझते हैं। चित्त क्या है? चित्त हमारा हमारा कॉन्शियस है, इंडिविजुअल कॉन्शियस। कॉन्शियस क्या? आपका सबकॉन्शियस भी है, आपका अनकॉन्शियस भी है, और आपका कॉन्शियस भी है। आप जब अनकॉन्शियस की स्थिति में भी है, तब भी आपका चित्त है। ये तीनों चीजें मिलकर चित्त बनाता है। ये जो तीनों चीजें जब मिलती हैं, आई एम राइट नाउ कॉन्शियस एंड टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर कॉन्शियस। जब हम अर्ली स्लीप में जाते हैं, या सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, या हम बैकग्राउंड में जो हमारे सबकॉन्शियस स्टेट में चीजें चल रही होती हैं, हो सकता है कि इस टाइम आप बात कर रहे हैं, बट बात करते करते आप अपने घर के बारे में सोचे, दैट इज अ सबकॉन्शियस थॉट। ठीक है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है। और जब हम स्लीप की स्थिति में हैं, तब हम अनकॉन्शियस स्टेट में। तो ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये सारी चीजें चित्त बनाता है। तो चित्त की वृत्तिज, अब चित्त के अंदर वृत्तिज है। वृत्तिज क्या होती है मैम? मैंने जैसे बताया कि इट इज ऑसिलेशंस, ऐसे 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 वेव्स बनती हैं। ये वेव्स क्या, हमारे माइंड की वेव्स है। इसको योग सूत्र के अंदर फर्स्ट चैप्टर के 5th सूत्र से लेके 11 सूत्र तक इनका रेफरेंस दिया है। और ये रेफरेंस है, 5 तरह की वृत्तिज होती हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण क्या है? प्रमाण मतलब राइट नॉलेज। अब राइट नॉलेज आप कैसे लेते हैं? राइट नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं? जैसे हमारे ऑब्जर्वेशंस,
ठीक है, सर्दी हो रही है, बर्फ गिर रही है, ऑब्जर्व करें, ये बर्फ होती है। गर्मी आई, सूर्य देखा, ये सूर्य होता है। हमारी कॉग्निटिव सेंसेस, हमारी जो सेंसरी एविडेंसेस है, हमारी जो सेंसेस है जो उसको रिसीव करते हैं, फर्स्ट नॉलेज हमें वहां से आती है। दूसरी नॉलेज आती है अनुमान लगाना, इन्फ्रेंसेस लगाना। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्रेंसेस, बहुत दूर एक धुआं निकल रहा है तो हम अपने आप इन्फ्रेंस लगा लेते हैं कि पक्का वहां आग लगी। तो वो क्या हुआ, इन्फ्रेंस हुआ, हमने अनुमान लगाया। फिर आता है अगम। अगम की बात होती है, आपने अगम वर्ड बहुत सुना होगा, हिंदू सनातन धर्म में भी अगम वर्ड आता है। अगम वर्ड का मतलब होता है आपके टेस्टिमनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेस्टिमनी। अगम क्या मतलब, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू हमें नॉलेज मिलना। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ रिचुअल समझाए, ठीक है, वो चले आ रहे हैं, दैट इज अगम। ऐसे ही गुरु ने उपनिषद दिया, उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठने, बैठ कर शिक्षा लेने वाले उपनिषद। तो उपनिषद में क्या हुआ, जो गुरु ने बताया शिष्य को, शिष्य ने उसे फॉलो किया, उसने अगले शिष्य को बताया, इट इज अ चेन, इट इज एन अगम। तो प्रमाण कहां से आया, तीन जगह से प्रमाण आता है हमें। कहां से नॉलेज मिलती है, हमारे सेंसरी से, हमारे अनुमान से और अगम से। फिर दूसरा होता है विपर्य। विपर्य मतलब नेगेटिव नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज में अगर हम, फॉर एग्जाम्पल, हम एक रस्सी पड़ी है और हम उसको समझ ले कि सांप है, तो इट इज अ रॉन्ग नॉलेज ना। बट कभी कभी इस तरह से रॉन्ग इंसिडेंसेस हम गेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग नॉलेज का मैं एक बहुत एक इंसिडेंट बताती हूँ। जब हम बचपन में थे तो आप सबने सुना होगा मंकी, वो मंकी मैन आया था, ठीक है। बहुत ज्यादा वो फैल गई थी बात, लोग इतना डर गए थे, मंकी मैन आ रहा है। हम लोग स्कूल टाइम में थे, हम बहुत सारे लोग उसको आई थिंक एग्री कर रहे होंगे। तो मंकी मैन क्या था, इट वाज अ रॉन्ग नॉलेज विच बीन कन्वेड इन द सोसाइटी। और किसी ने किसी को देखा नहीं देखा, इमेजिनरी था, कुछ कुछ परछाई थी, क्या था, बट उसने कितना हैवॉक मचाया, कितना परेशानी मचाई कि वो मीडिया तक आया। तो क्या है, इट इज अ रॉन्ग नॉलेज, इट इज द नॉलेज विच इज नॉट करेक्ट एंड मिसकंसेप्शन, एंड इससे हमारे माइंड की वृत्तिज बनती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है विकल्प। विकल्प क्या है, विकल्प इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी क्रिएटिविटी में बहुत जरूरी होता है इमेजिनेशन। इमेजिन करना, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम सी बीच के पास हैं, हम पहाड़ों में हैं, हम हमारे घर में कल लोग आएंगे तो हम ये ड्रेस पहनेंगे, ये खाना बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इमेजिन करते हैं, हम प्लान करते हैं। बट वो प्लानिंग एक इमेजिनेशन का पार्ट है, और यही हमारी वृत्तिज है। आप इस चीज को समझे कि हमारा माइंड कितना ब्यूटीफुली काम करता है, और इन्हीं से ही हमारे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कवर भी होती हैं, और इससे हमें स्ट्रेस भी, इससे हमें परेशानी भी होती है। इसकी हाइपर एक्टिविटी और हाइपो एक्टिविटी, ये दोनों हमारी होम्योपैथिकली बहुत मैटर करती है। बैलेंस नहीं होगा ना, होम्योपैथिकली भी जाना है। विकल्प क्या हुआ, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एंड अपनी इमेजिनेशन करना। अब ये जो तीन चीजें हैं, प्रमाण, विपर्य और विकल्प, ये हमारी कॉन्शियस बनाता है, ये है कॉन्शियस। अब इसके बाद की जो जो है वो है निद्रा और स्मृति। निद्रा क्या, स्टेट ऑफ स्लीप। अब यह बड़ी इंपॉर्टेंट है होम्योपैथी में। हम कितने सारे ड्रीम्स लेते हैं, कितने सारे ड्रीम्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड करते हैं कि आपको कैसा ड्रीम आता है। आप रन कर रहे हो, ब्रेस्ट में बोलते हैं बहुत रनिंग हो रही है और रन करके गिर जा रहे हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, कपड़े नहीं मिल रहे, हमें हमें लगता है हम फॉल कर रहे हैं, तो ड्रीम्स ऑफ फॉलिंग, ड्रीम्स ऑफ डॉग्स, ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, कितनी सारी मेडिसिन है इनके बेस्ड पे। सो निद्रा की जो स्थिति है, स्टेट ऑफ स्लीप, इसको अंडरस्टैंड करना मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड में योग में बहुत ब्यूटीफुली इसको मेंशन है। इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, हमारा जो एक्सटर्नल नॉलेज है उससे हमारी नींद इंपैक्ट करती है। कभी कभी हमें बहुत पुराने लोग नजर आते हैं, कुछ कई लोग जो चले गए हैं इस दुनिया से वो भी नजर आते हैं। हमारी मेमोरी है ना, हमारी मेमोरी को हम नींद में इमेजिन करते हुए उसके पिक्चर्स एंड विजन्स देखते हैं। वो विजन्स देखने से हमारी नींद में भी कर्म बनता है, नींद में भी एक परसेप्शन क्रिएट होता है, और उठते हैं तो कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, डर जाते हैं, कोई कोई घोस्ट देख लिया, कोई बहुत भयानक चीज देख ली तो हम घबरा कर उठते हैं। तो दैट इज अ स्टेट ऑफ स्लीप विच इज इंपॉर्टेंट इन आवर माइंड। नेक्स्ट कम द स्मृति, द प्रोसेस ऑफ मेमोरी।
और रिप्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंप्रेशन। अब ये क्या करता है, मेमोरीज। अब हमने जितना भी जिंदगी जिया है अभी तक, उसने हमें मेमोरी बनाया। मेमोरी से हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारी पूरी स्मृति, हमारी मेमोरीज के साथ हम एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, और वही हमारी जिंदगी है। तो इसी तरह से ये मॉडिफिकेशंस है, ये मेमोरी जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी भी है और सबकॉन्शियस मेमोरीज भी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि ये मॉडिफिकेशंस का निरोध करना, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा इज अ कंट्रोल ऑफ दिस। स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट्स ऑफ माइंड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट्स ऑफ माइंड में दो तरह की स्टेट्स ऑफ माइंड होती है, योगिक स्टेट्स ऑफ माइंड एंड नॉन योगिक स्टेट्स ऑफ माइंड। योगिक स्टेट ऑफ माइंड, जब हम योगिक एंड नॉन योगिक, हम इसके अंदर स्टेट्स ऑफ माइंड में, अब आपने बहुत ज्यादा इसको ऑब्जर्व किया होगा कि ये माइंड के लोग ही प्रेजेंट है इस दुनिया में। बहुत सुंदर तरीके से सेज पतंजलि ऋषि जी ने लिखा कि हमारे जो माइंड की स्थितियां हैं इस तरह की होती है। कैसे? नॉन योगिक में क्या है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, योगिक एकाग्र और निरोध। नॉन योगिक के अंदर क्या आती? क्षिप्त स्टेट, मतलब मंकी माइंड, एजिटेशन, जहां पर हम एंजाइटी को कंसिडर कर सकते हैं, एजिटेशन है। अब इसको ना हम रिलेट करते हैं गुनास के साथ। हमारे गुनास को हम कोरिलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस से। गुनास में क्या होता है? हमारा सतोगुणा, तमोगुणा, रजोगुणा, ये तीन गुण होते हैं। ये तीन गुण हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द योगा। और होम्योपैथी में हम सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस पे बात करते हैं। दिस इज द सिमिलैरिटी। तो हमने क्या किया, गुण बनाए। ये गुण में अगर हम शिफ्ट है, अब एजिटेशन ऑफ माइंड है, तो हमारा इसमें ना रजस बहुत हाई होता है, रजस के गुण बढ़े हुए होते हैं। तीनों कैटेगरीज होती है, तीनों गुण होते हैं। ये तीनों गुण कभी कभी हमारे ऊपर नीचे होते हैं। कभी कहते हैं कि कभी आपके ऊपर रज भारी होता है, कभी आप पे तमस भारी होता है, कभी आप पे सत भारी होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जैसे आपके घर में कोई लड़ाई होगी, ठीक है, तो आप एकदम एंग्शियस हो जाओगे, हो के नेबर के साथ लड़ाई होगी, गाड़ी किसी ने हिट कर दी, तो आपका एड्रेनलिन रश होता है। उस टाइम क्या होगा? दिमाग एकदम परेशान होगा। उस टाइम पे आपकी हाइपर एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी को हमने क्या बोला कि हम अलर्ट स्टेट पे चले जाते हैं, एजिटेटेड। उस टाइम हमारा माइंड बहुत तेजी से चल रहा होता है, और उस टाइम पे एक्टिविटी क्या होगा? मंकी माइंड। आप बहुत तेज एजिटेटेड है तो शिफ्ट स्टेज, इस टाइम रजस बहुत एक्टिव है, हम सुपर एक्टिव हो जाते हैं उस टाइम पे। और अगर ये हमेशा ज्यादा रहे, हमेशा ये स्टेट आपकी ज्यादा है, वो पर्सनालिटी की स्टेट ज्यादा है, उसको बोलते हैं मंकी माइंड, और माइंड जो स्टेबल नहीं होता। बिल्कुल आपकी जो चीजें हैं वो स्टेबिलिटी नहीं है, आप कुछ भी स्थिरता के साथ सोच नहीं सकते, हमेशा इधर से उधर भागते रहेंगे। फिजिकल रेस्टलेसनेस कहते हैं इसे, ठीक है, फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस बोला। मंकी को देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ छलांग वहां छलांग, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग। सो हम यहाँ पर अपना होम्योपैथिक मेडिसिन को कोरिलेट कर सकते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और यही हम ऑब्जर्व करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत रिलैक्स पर्सनालिटी है, या बहुत एजिटेटेड माइंड है, या बहुत एंशियस माइंड है। इसी तरह से हम रूब्रिक्स क्रिएट करते हैं। सेकंड आता है मूड। मूड है इज अ वेरी डल स्टेट। डल स्टेट मतलब डिप्रेस स्टेट। यहाँ पर हम ज्यादातर लेते हैं लो मूड। और आपका डंकी माइंड, डंकी माइंड का क्या कहते हैं कि भैया ये तो बुद्धू हो गया है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करता, इसका रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन हो गए, बहुत स्टूपिड बिहेवियर करने लगा। तो डलनेस ऑफ माइंड, डलनेस ऑफ माइंड के टाइम पे हमारा तमस, तमस एक्टिवेटेड होता है। तमस इज डल। जैसे एजिटेशन में, एंजाइटी में रजस है, तो रजस में हम कभी कभी क्या करते हैं, नेगेटिविटी भी करते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, किसी को हर्ट कर सकते हैं, अलग तरह के थॉट्स आएंगे अपने आप को। और डल क्या है? इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है सोसाइटी में, बहुत डलनेस है ओवर ड्रग्स लेने से या डिप्रेशन स्टेट में जाने से। तो ये दिस इज अ मूड स्टेट। मूड स्टेट इज अ तमस स्थिति। फिर विक्षिप्त स्थिति, बटरफ्लाई स्थिति। बटरफ्लाई स्थिति क्या है? कभी तो बैलेंस है, कभी तो शांत बैठ के अपना रस ले रही है, फूल को एंजॉय कर रही है, पीसफुल हो रही है, और फिर एकदम उठ के चली जाती है, फिर इधर से उधर ढूंढती है। तो क्या है, ये दो स्थिति, मतलब इसके अंदर क्या होता है, रजस और सत्व गुण के अंदर ये इधर से उधर डोलता रहता है, सत्व और रजस। विक्षिप्त स्थिति, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टेट हमारी सबकी होती है, क्योंकि हम कभी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हम फोकस्ड रहते हैं, कभी हम बिल्कुल डल रहते हैं। तो ये जो स्थिति है इसे विक्षिप्त स्थिति कहते हैं। ये तीनों स्थिति जो है ये नॉन योगिक है।
जो योग प्रैक्टिस नहीं करते वो इन स्थिति में रहते हैं। अब योगिक स्थिति आती है एकाग्रता और निरोध। हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, अपनी साइकोसोमैटिक सिचुएशंस को समझते हुए आ रहे हैं। योग क्या बोलता है, एकाग्रता और निरोध, वन पॉइंटेडनेस, ठीक है। और निरोध मतलब जहां पर हमारा मन स्थिर होना स्टार्ट हो गया, निरोध मतलब जहां मॉडिफिकेशंस रुक गई। एकाग्रता आई तो इसका मतलब हमारा थोड़ा सा सत्वगुण की तरफ हम जा रहे हैं, सात्विक आहार, सात्विक थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, मगर अभी भी हम थोड़ा बहुत पीछे जा सकते हैं, मगर फिर भी वन पॉइंटेडनेस की प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं। निरोध जब सिर्फ आप सत्व गुण में आ गए, आपका मन सत्य है, हमारा मन कनेक्टेड है और परमात्मा के साथ है, और बहुत ही खूबसूरत स्थिति होती है जहां पर फुल कंसंट्रेशन लगता है। सो हिंदी में भी मैंने लिखा है चंचल मन होता है, फिर उसके अंदर एकाग्रता आ गया, या जैसे हमने मंकी माइंड वगैरह डिस्कस किया। अब आता है चित्त प्रसादन, बहुत ब्यूटीफुल तरीका है कि हम अपने मन को कैसे खुश करें। बहुत बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम ऑल्सो एंड योग सागर है, तो इसको हम फास्ट फास्ट भी चलेंगे साथ साथ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितना मैक्सिमम अपनी नॉलेज दे सकूं योग की, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। मेथड्स ऑफ चित्त प्रसादना, चित्त चित्त मतलब वही आ गया कॉन्शियस, कॉन्शियस और प्रसादना मतलब हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, कैसे में क्या प्रैक्टिस। अब एज अ फिजिशियंस क्या बोलते हो पेशेंट्स को बोलते हैं ना, अरे वो आकर अपने घर का कलेश या कुछ परेशानी बोलते तो आप बोलते हो डिस्टेंस बना ले, उससे दूर हो जा, अपना मन कहीं और लगा। हम ये नॉर्मली अपनी केस टेकिंग्स में और काउंसलिंग में इस चीज को यूज करते हैं। तो यही वर्ड्स हमारे पतंजलि योग सूत्र में मेंशन है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री मतलब फ्रेंडशिप विद प्रॉस्परस फ्रेंड्स, मतलब उन लोगों के साथ बैठे जो बहुत हैप्पी हैं। अगर आप सैड लोगों के साथ बैठेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ लेंगे, आपके अंदर भी नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी। इसी को कहते हैं सत्संग। आप उनका संग करें जो सच्चे हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, जो आपके साथ आपको आगे बढ़ने की खुशी देते हैं, जो आपके लिए खुश होते हैं। तो मैत्री, उनसे दोस्ती कीजिए। करुणा मतलब कंपैशनेट रखिए, अपने जो कंपैशन रखिए। अगर आपके घर में कोई परेशानी है तो उसके साथ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कंपैशनेट विद अनफॉर्चुनेट, अगर कोई गरीब है, कोई मेड है, आपको जरूरत है, आप दे दीजिए, आपको देखिए हैप्पीनेस महसूस होगी। आप लोगों की सेवा करें, लोग गुरुद्वारे जाके सेवा करते हैं, बिना फ्रूट्स के जाके सेवा करते हैं, मंदिर में सेवा करते हैं, शपीले लगाते हैं, क्यों करते हैं, जस्ट टू बी कंपैशनेट एंड ट्राई टू हेल्प। कई लोग उस चीज को बहुत चुपके से भी करते हैं। सो दिस विल गिव देम हैप्पीनेस, दिस इज चित्त प्रसादन। देन इज कम द मुदिता। मुदिता क्या है, अपना द नोबल सोल्स एंड ऑनेस्ट रिलीजियस पर्सन, अपने आप को कंटेंटेड रहिए, आपको अपने संतोषजनक रहना है, अपने आप को ऑनेस्ट रखना है, और नोबल पर्सन्स और रिलीजियस पीपल की संगति में अपने आप को जोड़िए। बहुत जरूरी है सत्संग की तरफ जाना, मुदिता की तरफ जाना, अपने आप को, जैसे कहते हैं गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, आपका जो धर्म है आप उसको चीज को फॉलो करो, क्यों, बिकॉज इट गिव्स यू हैप्पीनेस, इट गिव्स यू रिलैक्सेशन। Next come upeksha. Upeksha is very important nowadays because there are so many negative people around you जो pulling you down, आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं, आपको नेगेटिव देखते हैं, आपको कहते हैं। तो try to avoid these people, try to be ignore them, आप उनको दूर रहिए, वो तमोगुण के लोग हैं जो आपके साथ नहीं खुश रहते। तो अगर आप ये चार चीजें, आप इस चीज को रोज प्रैक्टिस कीजिए डिसिप्लिन के साथ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हैं, यू विल बी बेटर पर्सन। अगले दिन आपको खुशी मिलेगी, आप उठेंगे ना, यू विल बी मोर फ्रेश, यू विल बी मोर एक्टिव, यू विल बी मोर प्रोडक्टिव। अब एक फॉर्मूला है जो मैंने बनाया है, लाइक ब्लिसफुल माइंड का क्या है, दैट इज स्लो डाउन द थॉट्स, एम्पलीफाई द जॉय। आप छोटी छोटी खुशी को एंजॉय कीजिए। हम क्या करते हैं आजकल, आपने देखा छोटा बच्चा होता है, ठीक है, हम उसके एक एक स्टेप पे क्लैपिंग करते हैं, वाओ यू हैव डन दिस, वाओ वाओ, हम ये बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, हम उनको उनको पुश करना भूल जाते हैं, अरे ये तो नॉर्मल है, छोड़, ठीक है, कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, एक एम्पलीफाई नहीं कर रहे जॉय को। हम अपने बच्चे का हर पहला तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट बाद के माइलस्टोन्स हम एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो हमको, हम अपने साथ भी, नॉट विद द योर किड्स, विद आवरसेल्फ, हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को जितना बड़ा करके एंजॉय करेंगे, खुश होकर एंजॉय करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि यू वांट टू स्पेंड मनी, नो नो, द फीलिंग हैज टू बी एम्पलीफाइड। ये नहीं है कि यू हैव टू स्पेंड मनी एंड जाकर बहुत बड़ी पार्टी कर रही है, नो, ये नहीं मैं प्रमोट करी, मैं ये आपको बोल रही हूँ, हैप्पीनेस को फील करो, अचीवमेंट्स को फील करो, और अपने थॉट्स को स्लो करो, रिलैक्स करो, और शो कंपैशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपैशन नहीं करेंगे, आप किसी के लिए अपने अंदर फीलिंग्स नहीं रखेंगे, आप उसको दर्द देंगे, दुख देंगे, तो देन देयर इज नो ब्लिसफुल माइंड, देयर इज ऑलवेज अ मंकी माइंड, ऑलवेज अ नेगेटिव माइंड।
हेटर्ड एंड जेलेसी को कम कीजिए। सबकी जिंदगी अलग है, सबके थॉट्स अलग है, सबकी लाइफ स्ट्रगल अलग है। देयर इज नो हेटर्ड एंड नो जेलेसी। योगा द साइंस एंड टूल्स, इसके अंदर जब टूल्स में क्या है, बॉडी पे काम करना, फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट होना, टोटली प्यूरिफाइड होना, माइंड को प्यूरिफाई करना, और अपने इंटेलेक्ट को, मन को, जो इंटेलेक्ट है उसको ट्रेन करना। अपने इंटेलेक्ट को, बुद्धि से हम क्या ट्रेन कर रहे हैं कि आज मैं मैत्री करूँ ना, मधुता प्रैक्टिस करूंगी, आज मैं योगासनास प्रैक्टिस करूंगी, आज मैं प्राणायाम प्रैक्टिस करूंगी। आई एम ट्राइंग टू ट्रेन माई माइंड अकॉर्डिंग टू द डिसिप्लिन। ये अगर टूल्स हम यूज करते हैं तो हमारी जो कंडीशंस है वो बेटर होती है। आज के टाइम में क्या होता है, बॉडी हेल्दी नहीं है, माइंड प्यूरिफाइड नहीं है, और हम बिल्कुल ट्रेन नहीं है। तो योगा प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन हमारी इवोल्यूशन में। सिर्फ सिर्फ फाइनेंशियल इवोल्यूशन मत सोचिए या मटेरियलिस्टिक इवोल्यूशन मत सोचिए, योग आपका है। हाँ, मैं की बात हो रही है, मेरी सेल्फ एनालिसिस, मेरी जर्नी की बात हो रही है। तो योग आपको इवॉल्व करेगा एज अ पर्सन। हमेशा हमें ये याद रखना है कि मैं कल से आज बेहतर रहूं, मुझे किसी और से मतलब नहीं है, मैं कल से आज बेहतर हूं, वो मेरे लिए एक इवोल्यूशन। पतंजलि 8 लिम्स पाथ ऑफ सेल्फ ट्रांसिडेंस, मतलब पतंजलि ने जो 8 स्टेप्स दिए, ये 8 स्टेप्स जो है हमारे को जर्नी है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, जिसमें सबसे पहले है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम ये रूल्स है। यम है हमारी सोसाइटी के रूल्स। नियम आगे पढ़ते हैं, यम नियम आसन, फिर प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, फिर लास्ट में पहुंचते हैं समाधि में। तो यम क्या चीज है, ये एथिकल रूल्स है, हमारी सोसाइटी को लेके जो रूल्स है, हमारे सोशल लेवल को लेके जो रूल्स है। अब यम में क्या है, अहिंसा। अहिंसा सत्यय अस्तेय ब्रह्मचर्य एंड अपिग्रह। अहिंसा नॉन वायलेंस करना, नॉन वायलेंस और फिजिकल वायलेंस नहीं, माइंड से भी नॉन वायलेंस करना। अगर आप माइंड में भी किसी के लिए गलत सोच रहे हैं ना, तो भी नॉन अहिंसा है। अगर माइंड में भी आ गया ना, इसको मैं थप्पड़ मार दूं, ऐसे तो मैं पिटाई कर दूं, या मैं इसके साथ गलत हो जाए, तो ये वाले थॉट्स भी आपको कंट्रोल करने। योग इज अ प्रैक्टिस, आप अपने बुद्धि इंटेलेक्ट से इसको प्रैक्टिस करते हैं। अहिंसा नहीं सोचनी, नॉन वायलेंस थॉट रखते हैं। सत्य, ट्रुथ रहना है। कहते हैं योग में कि अगर जो सत्य वचन बोलता है ना, उसकी वाणी पे सरस्वती बैठती है, उसकी बात सच होती है, मगर यू नीड टू स्पीक ट्रुथ एवरी टाइम। तो सत्य वचन, जो सत्य कर रहा है, हमेशा ट्रुथ की तरफ जाइए। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, ना चोरी करना। हम आजकल बहुत सारी चीजें चोरी करते हैं, आजकल हम इन्फ्लुएंस के नाम पे भी बहुत कुछ चोरी कर रहे हैं, बट आपको कोशिश करनी है बी ऑथेंटिक। बहुत छोटे हैं कि चोरी सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों की चोरी भी, थॉट प्रोसेसेस की भी चोरी होती है। बट आप जितना बेस्ट है कि किसी को हार्म ना करें और सही तरीके से करें। आजकल पिलग्रिज्म का जमाना है, लोग लोग पेटेंसी को जंप करते हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके माइंड को नेगेटिव की तरफ लेके जाती है, आपकी स्थिरता को खराब करती है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन मल्टीपल पार्टनर्स। अकॉर्डिंग टू द योग ब्रह्मचर्य तो ये था कि पहले जो कंट्रोलिंग ऑफ द सेलिबेसी, बट आज के कलयुग के हिसाब से अगर यू हैव अ पार्टनर एंड देन यू आर ट्रू टू दैट पार्टनर एंड नॉट इन्वॉल्विंग ऑन अ प्लेजर वे, इन्वॉल्विंग फॉर हैविंग अ बेबीज, देन इट इज ब्रह्मचर्य। बहुत ज्यादा नेगेटिव लस्टफुल थॉट्स रखना, रॉन्ग मूवीज देखना, इन्वॉल्व होना मल्टीपल चीजों में, देन यू आर नॉट फॉलोइंग दीज यमास। देन कम्स द अपिग्रह। अपिग्रह इज कलेक्ट थिंग्स, डोंट कलेक्ट द थिंग्स एज वेल एज थॉट्स। कलेक्ट थिंग्स, ये फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपिग्रह। ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं, नहीं चलेगा। कलेक्ट करना बंद कीजिए, थॉट्स भी और चीजें भी, तभी क्लटर, जो डी क्लटर कर पाएंगे। नियम, नेक्स्ट कम यम, नियम। नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर परिधाना। शौच मतलब क्लीनलीनेस, शारीरिक क्लीनलीनेस के साथ साथ दिमाग के सोच की भी क्लीनलीनेस। संतोष, कंटेनमेंट रखना, जो है परमात्मा ने जितना दिया है काफी है, कंटेंट रहना। तपस, तपस आपका है कि आप कांस्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कांस्टेंट डिसिप्लिन है, अपने क्लिनिक के लिए डिसिप्लिन, अपने पेशेंट के लिए डिसिप्लिन, अपने फैमिली के लिए डिसिप्लिन। इट हैज टू बी सस्टेन प्रैक्टिस। एंड योग के लिए डिसिप्लिन, अगर ये बहुत जरूरी है। एंड स्वाध्याय, मैंने जैसे बताया, सेल्फ एनालाइजेशन, नियम का एक रूल है स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। एंड ईश्वर परिधाना, इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरेंडर टू द गॉड एवरी टाइम, वट एवर द ग्रेटिट्यूड टू द गॉड एंड सरेंडर टू द गॉड।
उसके बाद आता है आसना, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। आसना इज अ फिजिकल प्रैक्टिस। स्थिरम सुखम आसनम, इट इज मेंशन। स्थिर, जो आसन स्थिर है, सुखमय है, वही आसन है। आसन, अगर आप एक आसन में 3 घंटा बैठ पा रहे हैं तभी आप आसन को जीत पाएंगे अकॉर्डिंग टू द योगिक टेक्स्ट। तो हम नहीं बैठ सकते, हम 1 मिनट एक पोजीशन में नहीं बैठ पाते। तो सिटिंग डाउन एंड अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रैक्टिसिंग आसना, चाहे वो सुख आसन हो, आपका पद्मासन हो, अर्ध पद्मासना हो, और कोई पर्टिकुलर आसन यू आर प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू द योगिक टेक्स्ट। 72 जितने हमारे युग है ना, 84 लाख इतने आसन होते हैं, मगर जो हमारे टेक्स्ट के हिसाब से, ग्रंथ संहिता और योग योग साधन, योग दर्शन के हिसाब से हमारे जो टेक्स्ट हैं वो 84 आसना सबसे ज्यादा माने गए हैं। एंड इनकी प्रैक्टिस से हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस आउट होता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और फिजिकली हम एक्टिव होते हैं। इसका मीनिंग क्या है? व्हाई वी वांट टू बी फिजिकली एक्टिव इन योगा? व्हाई? बिकॉज वी वांट टू, हम बहुत देर तक बैठ पाए मेडिटेशन में, ध्यान लगा पाए, उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ पाए। लोग आंख नहीं बंद कर पाते। आपके पास इतने पेशेंट आते होंगे जो स्थिर नहीं है, 1 मिनट आंख नहीं बंद कर पाते। तो योग आसनास हेल्प करता है उनको, आपके माइंड को की जो फिजिलिटीज है उनको कंट्रोल करने में। प्राणायाम मीन्स कंट्रोल, अगेन प्राणों का आयाम, प्राण को कंट्रोल करना, अपने श्वास, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के, ब्रीदिंग क्रियास के साथ अपने प्राणों को कंट्रोल करना। प्राण, जो हमारे प्राण वायु है, हमारा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के साथ प्राणायाम बहुत सारे तरीके के होते हैं। उन प्राणायाम वो आपको बताते हैं कि किस तरह से ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनहेलेशन कैसे करना है, एक्सहेलेशन कैसे करना है, कौन सी नाड़ी पे ध्यान है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 72,000 नाड़ियां हैं, उसको समझते हुए प्राणायाम आपने स्थिरता देनी है। आप कहते हैं, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं? नर्व्स पे एक्ट करती हैं। हम कहते हैं ना, हमारी प्राण, हमारे ऐसे ही प्राण, हमारी जो नाड़ियां है ना, 72,000 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला, राइट एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल्स, ये नॉस्ट्रल्स आर लाइक अ नर्वस सिस्टम इन होम्योपैथी, इन योगा। वो क्या करते हैं? आपको कंट्रोल करते हैं। ज्यादातर हम बोलते हैं जब आपका बीपी हो, आप चंद्रभेदी प्राणायाम करो, लेफ्ट से इनहेल करो, राइट से एक्सहेल करो। व्हाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज दिस इज बिन प्रूवन कि चंद्रभेदी प्राणायाम हमारा चंद्र, मतलब हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो ऐसे ही होम्योपैथी भी, जब हम माउथ में दवाई देते हैं, कहते हैं ना कि क्लीन होनी चाहिए, टंग क्लीन होनी चाहिए, माउथ में आप मेडिसिन दे रहे हैं, हम नर्वस सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हमारे ऑर्गेनल में साफ लिखा है कि नर्वस सिस्टम इज बीन सिमुलेटेड विद द होम्योपैथिक मेडिसिन टू गेट, जो हमारी डीअरेंज्ड वाइटल फोर्स है उसको करेक्ट करने के लिए। ऐसे ही योग में जो स्थिरता नहीं है, हमारी जो सोल की स्टेबिलिटी गिरी है, प्राण की स्टेबिलिटी गिरी है, उसको हम बैलेंस आउट करते हैं बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम। प्रत्याहारना क्या है? प्रत्याहारा इज अ विड्रॉल ऑफ सेंसेस, मीनिंग द, अपने अपने आप को दुनिया से थोड़ा सा कट जाइए, डिस्ट्रैक्शन से कटिए, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, अंदर की तरफ आइए, प्रत्याहार कीजिए। बाहर जितने आप जितने लोगों से जुड़ते हैं, आप उतने अपने कर्म बनाते हैं, प्लस अपने माइंड की स्थिरता को खोते हैं। विड्रॉल ऑफ सेंसेस मीनिंग द एक्सटीरियर वर्ल्ड एंड इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द इंटीरियर वर्ल्ड विद इन वन सेल्फ, अंदर की तरफ आना, इंद्रियों को बाहर से कनेक्ट करके इनसाइड जर्नी। धारणा, कंसंट्रेशन, एबिलिटी टू फोकस ऑन समथिंग अनइंटरप्टेड बाय द एक्सटर्नल। हमें क्या करना है? धारणा करनी है कॉन्स्टेंटली। हमने त्राटका, एक टेक्निक होती है धारणा प्रैक्टिस करने की। हम एक कैंडल को एक डिस्टेंस पे रखते हैं और उस पे कॉन्स्टेंटली देखते हैं विदाउट विंकिंग ऑफ आईज। वो कॉन्स्टेंटली त्राटका करने से क्या होता है? हम कंसंट्रेशन सीखते हैं। हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट कीजिए विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ आईज। एबिलिटी आती है कंसंट्रेट करने के लिए। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम बहुत सारी टेक्निक्स के साथ धारणा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग नहीं, कंसंट्रेट, फोकस ऑन वन। व्हेन यू फोकस ऑन वन, यू हैव मोर बेटर प्रोडक्टिव माइंड। धारणा करने से हमारे मन में एकाग्र, हम कम से कम फोकस कर पाते हैं कि हाँ, आज मुझे विजन देखना है, आज मुझे आंखें बंद करके अपने या आज्ञा चक्रा पे फोकस करना है। तो मैं कैसे फोकस करूंगी? जब मैं उसकी प्रैक्टिस करूंगी। तो धारणा इज अ प्रैक्टिस ऑफ वन पॉइंटेडनेस। फिर आता है ध्यान। जब ध्यान लग गया, हमारा वन पॉइंटेडनेस यहाँ पर एक आज्ञा चक्र पे लग गया, हमारा ध्यान लग गया। नाउ अगेन मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ, एक लिम्ब है, एक पार्ट है योगा का। तो योगिक नॉलेज के अंदर मेडिटेशन, एक ध्यान आया, अब ध्यान लग गया। अब जब ध्यान कॉन्स्टेंटली कई टाइम तक लग जाता है, तब आती है समाधि। समाधि मतलब ये वाला पार्ट जब ओपन अप हो जाता है हमारे चक्रास का, जब जब हम मर्ज हो जाते हैं उस परमात्मा के साथ, और हमें बैठे बैठे ही उस उनका विजन आना शुरू हो जाए, या हम कनेक्ट हो जाए, वो होती है समाधि, ब्लिस की स्थिति। बिल्ड, ये स्थिति होती है ट्रांसेंडेंट स्थिति, मोक्ष की स्थिति, मीनिंग द सेल्फ के यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाना।
बेनिफिट्स ऑफ योग हमने समझा। फिजिकल बेनिफिट, जब हम आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिकल बेनिफिट डेफिनेटली आएंगे। मेंटल बेनिफिट, जब हम प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं या हम अपने मन को स्थिर करने की प्रैक्टिस करते हैं, यम नियम की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी मेंटल स्थिति बेटर होती है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट डेफिनेटली परमात्मा से लीन होने का पूरा एक तरीका है। इस 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 धरती से विश्व सर्कल को तोड़ने का तरीका है स्टेबिलिटी, और उस गुरु के अंदर, उस ईश्वर के अंदर अपने आप को मर्ज करने का तरीका है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। एंड हाउ डज द योगा हेल्प इन मेंटल हेल्थ? अगेन हमने जैसे बात करी मेंटल हेल्थ में कि हमारे परसेप्शंस, डीपनिंग द परसेप्शन, हमें एबिलिटीज आती है, अलर्टनेस आती है, हम एकाग्र कर सकते हैं, अपने अपने इंटेंशन, अपनी कंसंट्रेशन को बेटर कर सकते हैं, बैलेंस आउट कर सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। हम अपने पैरासिम्पैथेटिक को एनहांस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द योगा प्रैक्टिसेस। हम रिलैक्स रह सकते हैं, फोकस्ड रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, और मोर हाँ, पीसफुल एंड प्रोडक्टिव हो सकते हैं। आता है डॉक्टर नेक्स्ट। नेहा, ये बात में यस, केवल 4 मिनट का है। या श्योर सर, आई एम वाइंडिंग अप। ठीक है, चक्रास, चक्रास, देयर आर द 7 चक्रास, जिसके अंदर बेस चक्र इज अ मूलधारा, देन कम द सेक्रल चक्रा, दैट इज द स्वादिष्ठाना, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास होता है। फिर एक मणिपुरा, डाइजेस्टिव, जहां पर हमारा नेवल रीजन होता है। एक होता है अनहद चक्रा, एक होता है विशुद्धि चक्र, एक आज्ञा चक्रा, आज्ञा चक्रा कम्स इन आईब्रो सेंटर, एंड द क्राउन चक्र। ये 6 हमारे 6 चक्रास मेन होते हैं। सबसे लास्ट में ये वाला चक्र, जिसको हम भ्रम भी बोलते हैं, जब आत्मा, तो हमारी जो जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी, वो लोअर पार्ट से अपर पार्ट जाती है, इन चक्रास को क्रॉस करते हुए जाती है। होम्योपैथिकली भी अगर पर्सनालिटी भी इन चक्रास पे डिपेंड करती है। इसको हम डिटेल में कभी और नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सीखेंगे। चक्रास आर वेरी डीप मीनिंग्स, बट हर चक्रा का स्टिमुलेशन हमारी पर्सनालिटीज को लेके चलता है। अब आता है पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब पर्सनालिटीज में जैसे जिसकी डाइजेस्टिव फायर है, मणिपुरा चक्रा वीक है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी का स्वादिष्ठाना वीक है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके थॉट्स बहुत रॉन्ग होने लग जाते हैं, या एक्सेसिव हो जाता है, प्लेजर की तरफ जाता है। ऐसे डाइजेस्टिव में बहुत कॉन्स्टिपेशन एंड डायरियाज की कंडीशंस आ सकते हैं, एसिडिटी आ सकता है। अनहद हार्ट रीजन है तो हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा इमोशनल सेंसिटिविटी हो सकती है। ये बहुत सारी पर्सनालिटीज है जो योग इसमें आती है। अब पॉइंट्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ योगा एंड होम्योपैथी, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमने अभी योग को समझते हुए आगे बढ़े, पंचकोशा। पंचकोशा कॉन्सेप्ट है। पंचकोशा में हमारे 5 लेयर्स होती हैं। ऐसे ही उसके अंदर बाहर वाली लेयर अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा एंड आनंदमय कोशा। जो मन का कोश है, थर्ड शीट है, उस पे भी हमारा बॉडी, होम्योपैथिक मेडिसिन वहां काम करती है, बॉडी माइंड एक्सिस पे। और होलिस्टिक, अब जब होम्योपैथी का केस स्टडी लेते हैं तो ये होलिस्टिक होती है, हम प्रॉपरली उसे मेडिसिन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऐसे ही योग में गुनाज होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं। हम जो वाइटल फोर्स रीअरेंजमेंट की बात करते हैं, वो प्राण की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, जीवात्मा की बात करते हैं योग में। एंड चित्त वृत्तिज, वृत्तिज जो मैंने बताया कि मेंटल रूब्रिक्स यहां से निकलते हैं, हमारी माइंड की ऑसिफिकेशंस के, किस तरह से ऑसिलेशंस हो रहे हैं। मैंने वृत्तिज बताया, मंकी माइंड है, बटरफ्लाई माइंड है, किस तरह से हम उसको रूब्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एंशियस है, डल है, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम वाले डल हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद। बहुत लेक्सिस वाले एक्सेसिव स्पीकिंग करते हैं, दे आर मोर एंशियस। एंड हर तरह के सिम्टम्स आप उस तरह से ले सकते हैं। रेस्टलेसनेस, आर्सेनिक एल्बम रेस्टलेसनेस रेमेडी। तो इस तरह से आप वृत्तियों को समझते हुए ये चीज कर सकते हैं। हमारे साथ इसमें एक एप्लीकेशन के दौरान हम क्या करेंगे, टेम्परामेंट्स लेंगे, रेमेडी मैच करेंगे, उनको हार्मोनाइजिंग करेंगे और टारगेट करेंगे। केस टेकिंग में से गुना, रजस, तमस, सतो, इस तरह से गुनाज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, आप योग थेरेपी दे सकते हैं अकॉर्डिंग विद योर होम्योपैथिक मेडिसिन। आप योगासनास के योग की टेक्निक्स बता सकते हैं, उनको योग की तरह काउंसिल कर सकते हैं और माइंड को क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। थेरेपेटिक गोल्स क्या है, हमें उनका इमोशनल रेजिलेंस रखना है, मेंटल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेल्फ अवेयरनेस। अब बेनिफिट्स एंड चैलेंजिंग क्या है, हमें डीपर इंडिविजुअलाइजेशन, हमारी क्या है, बेनिफिट्स क्या आता है, हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एनर्जेटिक अलाइनमेंट कर रहे हैं, और सेल्फ एंड रेगुलेटरी गोल्स हैं। एनहांसेस द पेशेंट एड्रेंस एंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप। आप क्या करेंगे, पेशेंट के साथ जब आप बात करते हैं तो आप पेशेंट को रियलिटी, उनका रूट कॉज पे जाते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं, ये होम्योपैथी में भी आते हैं। बहुत सारे लोग ओपन अप नहीं होते, टाइम लेते हैं ओपन अप करने में, तो हमें उनको बिलीफ सिस्टम्स को ध्यान रखना पड़ता है। कई लोग योग को नहीं मानते, अब कई बार वो ओम चैंट भी नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू डू इट, तो देन यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट अकॉर्डिंग टू देयर माइंड एंड साइको एंड देयर रिलीजियस एस्पेक्ट।
एंड आपको दोनों सिस्टम्स को पैरेलली लेके आप चल सकते हैं फॉर द बेटर रिजल्ट्स. Conclusion: combining the yogic understanding with homeopathic treatment is an effective way to understand and heal mental health issues. It works on the both body's energy, emotional level of the mind, and helping him bring a transformation with the patient. एक मन, अपने मन को एकाग्र करते हुए, अपने आप में एक ये ऊर्जा करते हुए हम ये सेशन को एंड कर सकते हैं. आई होप यू विल हैव, आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. एक सिंगल ओम उच्चारण एंड वी कैन एंड एंड देन सर कैन स्पीक. थैंक यू. शांति शांति शांति. थैंक यू. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था. ये नेहा जी, आप अपना पीपीटी को हटा दीजिए. जी सर, जी सर. हम लोग का समय पूरा हो चुका है. समय डिस्कशंस का कोई समय नहीं. श्योर श्योर, आई कैन सर. मैंने बिल्कुल ट्राई किया है कि एंड. आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही उत्तम है, बहुत ही बड़ी बेस्ट है, और मैं आपको बधाई देता हूं. आज हम लोग योगा दिवस अभी 21 तारीख को मनाए थे, और ऐसे में हम लोग को इस फोरम में भी हम लोगों को योगा का आपने हम लोगों को ज्ञान दे दिया. इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई. इसके साथ में हम लोग का हिंदी सेशन अब समाप्त होता है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू द इंग्लिश सेशन, एंड डॉक्टर अंजलि विल बी द host for this session. Dr. Anjali, you can start your session now. Thank you so much. Dr. Anjali and Dr. Sumana Panda ji is the speaker for the next session.